हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज़ महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस एंड बियॉन्ड। तो देखो, इस पूरे चैप्टर में जो है हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में, हम उसको जानने वाले हैं। So basically the chapter is all about महात्मा गांधी and his role in the Indian independence. Okay, so यहाँ पर हम जानने वाले हैं about civil disobedience movement और भी बहुत सारी जो पॉलिसीज, जो स्ट्रगल्स करे थे, जो मूवमेंट्स लाए थे महात्मा गांधी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन दिया गया है। लेट्स सी। तो इनका जो फुल नेम था दैट वाज मोहनदास करमचंद गांधी एंड ये प्रोफेशन से एक लॉयर थे। ओके, 1888 में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए और 1893 में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस के लिए। ओके, एंड वहाँ पर जब ये जाते हैं तो इनको अपार्थाइड फेस करनी पड़ती है, यानी कि वहाँ पर इनको फेस करना पड़ता है जो वाइट पीपल हैं और जो ब्लैक पीपल है उनमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस चीज़ को इन्हें फेस करना पड़ा एंड साउथ अफ्रीका में इन्होंने ऑलमोस्ट 20 साल बिताए। ओके, तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में खुल के इस चीज़ का जो है विद्रोह किया, इस चीज़ को अपोज किया। ये जो अपार्थाइड की प्रैक्टिस हो रही थी, जो ब्लैक और वाइट पीपल में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इस चीज़ को इन्होंने अपोज किया और जितने भी ब्लैक पीपल वहाँ रह रहे थे उन सभी को आज़ाद कराया इस डिस्क्रिमिनेशन से। ओके, एंड ही केम बैक टू इंडिया इन 1915। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने 20 साल इस तरह से बिताए, इस तरह से इन्होंने वहाँ पर काम किया, लोगों को इंसाफ दिलाया, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया। तो वहाँ पर ही इनको महात्मा कह के बोला जाने लगा। ओके, नेक्स्ट हमको स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बता रखा है जो कि इंडिया में चल रहा था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1905 टू 1907। एंड इस मूवमेंट के जो मेन लीडर्स थे दोज वर लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से बिलोंग करते थे, विपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे एंड बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो इन तीनों ही लीडर्स को एक साथ बुलाया जाता था एज लाल बाल एंड पाल। एंड इन तीनों लीडर्स ने रिकमेंड किया कि अगर हमको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करनी है तो हमको वायलेंस का पाथ अडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट द गांधीज अराइवल इन इंडिया। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं 1915 में और इनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे, यानी कि जो इनको एडवाइज़र थे, हु वाज गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनको एडवाइस करते हैं कि ये एटलीस्ट एक साल के लिए ब्रिटिश इंडिया को ट्रैवल करें ताकि वो यहाँ के लोगों को और ब्रिटिश इंडिया को अच्छी तरह से समझ सके। नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो फरवरी 1916 में गांधी जी को इन्वाइट किया जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। तो इस सेरेमनी में गांधी जी के द्वारा एक स्पीच भी दिया जाता है जहां पर इन्होंने अपनी पूरी ही स्पीच में कंसर्न दिखाया है फॉर द पुअर पीपल एंड इन्होंने बताया है कि अगर पुअर और फार्मर्स का साथ हमारे पास नहीं होगा तो हम कभी भी जो है फ्रीडम को नहीं पा सकेंगे। एंड अगर पुअर पीपल और फार्मर्स हमारे साथ में यूनाइट हो जाते हैं तो हम काफ़ी ईजिली जो है ब्रिटिशर्स को कन्क्वेर कर सकेंगे, हम इंडिपेंडेंस पा सकेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी ने मेन फोकस किया है पुअर पीपल पे और फार्मर्स पे। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम कई सारे ऐसे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि महात्मा गांधी ने लीड करे थे इंडियन इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए। हमारा पहला मूवमेंट है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण जो है ये बिहार में है एंड ये सत्याग्रह लॉन्च किया गया था 1917 में। ओके, तो 1917 का ज़्यादातर वक्त महात्मा गांधी ने चंपारण में बिताया एंड उन्होंने देखा वहाँ पर जो पीजेंट्स थे उनको टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं थी एंड साथ ही उनको ये फ्रीडम भी नहीं था कि वो अपनी मर्जी से अपने फील्ड्स पे क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकें। तो इसलिए महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह को लॉन्च किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड डिमांड करी कि यहाँ पर जो पीजेंट्स रह रहे हैं उनको टेन्योर की सिक्योरिटी दी जाए एंड साथ ही उनको ये फ्रीडम भी दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकें। सेकेंड इज अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल लेबर डिस्प्यूट्स इन द ईयर 1918। तो गुजरात में हमको ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है। जो टेक्सटाइल मिल लेबर थे उनको जो है बेटर वर्किंग कंडीशंस नहीं मिलती थी, बहुत ही ज़्यादा बेकार सी कंडीशंस में वो वर्क करते थे। तो गांधी जी ने यहाँ पर भी जो है इस डिस्प्यूट में भी इंटरफेयर किया एंड उन्होंने डिमांड करी कि जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स हैं उनको अच्छी और बेटर कंडीशंस दी जाए काम करने के लिए। नेक्स्ट है खेदा सत्याग्रह। तो जो खेदा है ये भी गुजरात में ही है एंड ये वाला सत्याग्रह भी सेम ईयर में हुआ था 1918 में।
तो यहाँ पर जो पीजेंट्स थे, उनकी जो क्रॉप्स थी, उनकी जो हार्वेस्ट थी वो फेल हो गई थी एंड उनके पास में जो है इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था। इसलिए यहाँ पर जो है डिमांड करी गई थी स्टेट से, गवर्नमेंट से, कि इनके जो टैक्सेस है उनमें उनको थोड़ा सा जो है छूट मिल जाए, रेमिशन मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज़ में भी महात्मा गांधी ने लोगों का सपोर्ट किया था इन द खेदा, एंड इन्होंने खेदा सत्याग्रह को लॉन्च किया था। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट रोलेट सत्याग्रह। तो जब ग्रेट वॉर चल रहा था, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1814 टू 18, तब ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियन प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी थी, यानी कि प्रेस को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि वो उनके खिलाफ कुछ भी छाप नहीं सकते हैं। और साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये परमिशन भी दी गई थी कि आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल, है ना, बिना किसी सुनवाई के। ठीक है, अब जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, ये एंड हो गया था, तब भी ये टफ मेजर्स कंटिन्यू रहते हैं, ये जो टफ कंडीशंस लगाई गई थी ये कंटिन्यू रहती हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, जिसके चेयरमैन थे, जिसको लीड करते थे सर सिडनी रॉलेट। तो इसी के रिस्पॉन्स में गांधी जी ने एक कंट्री वाइड कैंपेन को स्टार्ट किया था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, विच वॉज रोलेट सत्याग्रह, जो कि हमको देखने को मिलता है मार्च अप्रैल के महीने में इन द ईयर 1919। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि अगेन 1919 में ही हुआ था एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर थे या वी कैन से ब्रिटिश ऑफिसर थे, जिनका नेम था जनरल डायर। इन्होंने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया था कि ओपन फायर कर दी जाए ऑन द नेशनलिस्ट मीटिंग, जो कि अमृतसर में हो रही थी। एंड कब हो रही थी? तो दैट वाज इन अप्रैल 1919। तो यहाँ पर जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ साथ कुछ कॉमन पीपल भी थे, बिकॉज यहाँ पर जो है फेस्टिवल का टाइम था, लेकिन यहाँ पर जो है हर एक पे अटैक कर दिया गया, हर एक पे ओपन फायर कर दी गई। इस वजह से यहाँ पर 400 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे एंड इसी इंसिडेंट को कहा जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। नाउ नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि हुआ था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1920 टू 22। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने एक कैंपेन बुलाया था, एक कैंपेन स्टार्ट किया था ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके साथ में बिल्कुल भी कोऑपरेट मत करो। जो भी वो कहती है, जो भी वो ऑर्डर करती है, उसका बिल्कुल अपोजिट करो, बिल्कुल भी इसके साथ में जो है कोऑपरेट नहीं करना है। वो इंडियंस जो कि इस रूल को ख़त्म करना चाहते थे, उनको बोला गया था कि आप स्कूल्स जाना बंद कर दीजिए, कॉलेजेस जाना बंद कर दीजिए, लॉ कोर्ट्स को मत अटेंड करिए, टैक्सेस को भी मत पे करिए, मतलब हर तरह से आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रहिए, उनको कोऑपरेट बिल्कुल भी मत करिए। तो इट वाज द एम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगला है खिलाफत मूवमेंट, जो कि हुआ था 1919 से 1920 के टाइम पे। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और भी ज़्यादा ब्रॉड करने के लिए, और भी ज़्यादा वाइड करने के लिए खिलाफत मूवमेंट से हाथ मिला लिया था, यानी कि अब ये जो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो जो खिलाफत मूवमेंट है, ये इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा लीड किया गया एक मूवमेंट था, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों के द्वारा लीड किया गया था टू रिस्टोर दी कैलिफेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें थोड़ा सा इन डिटेल में, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था 1920 में एंड इन्होंने सभी इंडियंस से अपील करी थी टू गिव अप ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा दी गई जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स हैं, उनको गिव अप कर दो, उनको बिल्कुल भी यूज़ मत करो। साथ ही स्टूडेंट्स को बोला गया था कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जाना बंद कर दो। एंड साथ ही लॉयर्स को भी मना किया गया था कि कोर्ट्स को अटेंड करना भी बंद कर दो। इसके अलावा जितने भी टाउन्स और सिटीज़ में वर्किंग क्लास थे, वो भी स्ट्राइक पर चले गए थे। एंड साथ ही जो नॉर्दर्न आंध्रा में रहने वाली हिल ट्राइब्स थी, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वायलेट किया। वहीं अवध के फार्मर्स ने टैक्स को पे नहीं किया, और कुमाऊं में रहने वाले पीजेंट्स ने भी कॉलोनियल ऑफिशियल्स को रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उनके लोड्स को कैरी नहीं करेंगे। तो इस तरह से हर पॉसिबल वे में इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं, उनकी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही उनके साथ में कोऑपरेट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि मार्च नहीं फरवरी में होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है एंड ये हुआ था इन द ईयर 1922। तो क्या हुआ था, एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जो कि पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा में, इसीलिए इस इंसिडेंट का नेम पड़ा चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, कई सारे पुलिसमैन ने, कई सारे पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान को गंवाया। एंड ये देखने के बाद गांधी जी काफ़ी ज़्यादा विद्रोह करते हैं, इस चीज़ का अपोज करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वो जो है सपोर्टर थे नॉन वायलेंस के, है ना। और यहाँ पर जब वो वायलेंस को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उसका अपोजिशन करते हैं एंड साथ ही अपनी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसको भी विदड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है,
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गांधी जी एज पीपल्स लीडर। तो हमने देखा जिस तरह से गांधी जी ने चीज़ों को फंक्शन आउट किया, जिस तरह से उन्होंने लोगों को इंसाफ दिलाया, तो वो एक तरह से लोगों के लीडर के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि जिस वजह से लोगों ने उनको एज अ लीडर एक्सेप्ट किया था। तो फर्स्ट इज ड्रेस। ड्रेस की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी धोती पहना करते थे। वहीं पर लैंग्वेज की बात करें तो वो वही लैंग्वेज का यूज़ करते थे जो कि कॉमन पीपल यूज़ करते थे। ऐसा नहीं है कि वो कॉमन लोगों से जो है इंग्लिश में बात करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कॉमन लैंग्वेज में ही बात करते थे जिस तरह से बाकी के लोग बात करते थे। लाइफ की बात करें तो वो भी एक कॉमन मैन की ही तरह अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे। एंड साथ ही वो चरखा पे काम करते थे जिससे वो सेल्फ सफिशिएंसी को इनकरेज करते थे। एंड उनका जो अपीयरेंस था वो ऐसे सिंबलाइज करता था मानो वो किसी सन्यासी या फिर वैरागी की जिंदगी जी रहे हों। इसके अलावा उस टाइम पीरियड पे उनसे रिलेटेड कई सारे रूमर्स फैल रहे थे, कई सारी अफवाहें फैल रही थी अबाउट हिज मिरेक्युलस पावर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गांधी जी एज अ सोशल रिफॉर्मर। तो गांधी जी को जो है चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है एंड देन उनको रिलीज किया जाता है इन फरवरी 1924। एंड वहाँ से निकलने के बाद गांधी जी कुछ सोशल रिफॉर्म्स करने पे फोकस करते हैं, कुछ सोशल वर्क करने के लिए डिवोटेड होते हैं, जैसे कि वो होमस्पन क्लोथ को प्रमोट करते हैं विच इज़ खादी। ठीक है, इसके अलावा जो एवल प्रैक्टिसेस हो रही थी जैसे कि अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, इन प्रैक्टिसेस को एबॉलिश कराया। एंड अलॉन्ग विद दिस इन्होंने हिंदू मुस्लिम हार्मनी को प्रमोट किया, यानी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइमन कमीशन बायकॉट 1928। तो 1928 में एक ऑल इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया गया था इन अपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या है? ये बेसिकली एक कमीशन है जिसको कि इंग्लैंड से भेजा गया था टू इंक्वायर इनटू द कंडीशंस इन द कॉलोनी, यानी कि इंडिया में जो कंडीशंस है उन पे इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इसमें सारे ही वाइट पीपल थे, कोई भी ब्लैक पीपल नहीं थे। इस वजह से इंडियंस के द्वारा इसको बॉयकॉट किया गया, पूरी तरह से अपोज किया जाता है। एंड इसी ईयर में हमको एक और सत्याग्रह देखने को मिलता है, दैट इज अ पीजेंट सत्याग्रह, जो कि बरदौली में होता है 1928 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929। तो दिसंबर के एंड में 1929 में कांग्रेस जो है एक एनुअल सेशन रखती है इन द सिटी ऑफ लाहौर। तो ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। इस मीटिंग में जो है जवाहरलाल नेहरू को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था एंड इसके अलावा एक प्रोक्लेमेशन रखा गया था विच कमिटेड टू पूर्ण स्वराज, यानी कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंस देने की बात करी गई थी। ठीक है, एंड इंडियंस जो है फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करते हैं ऑन 26 जनवरी 1930। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दांडी मार्च, जिसको कि सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है। ये हुई थी 1930 में। तो गांधी जी ने एक एडवांस नोटिस भेजा था उस टाइम के वाइसरॉय को, जो कि थे लॉर्ड इरविन, कि उनके द्वारा एक सॉल्ट मार्च करी जाएगी। एंड 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हिज आश्रम साबरमती आश्रम टुवार्ड्स द ओशन, और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं ऑन 6 अप्रैल। वहां पर जाकर वो एक फिस्ट फुल ऑफ सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि एक मुट्ठी नमक बनाते हैं, जिसके थ्रू सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया जाता है एंड उनको अरेस्ट भी किया जाता है इसके बाद में बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सीरीज में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी थी लंदन में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई थी नवंबर 1930 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था एंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिकेम अ फेलर। ठीक है, नेक्स्ट इज गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी जी को जो है जेल में डाल दिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एंड इनको रिलीज किया गया था जेल से जनवरी 1931 में। और जेल से निकलने के बाद गांधी जी वाइसरॉय इरविन के साथ में काफ़ी सारी लॉन्ग मीटिंग्स करते हैं एंड ये सारी मीटिंग्स टर्न आउट होती हैं गांधी इरविन पैक्ट में, जहां पर इन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि सिविल डिसओबीडियंस वुड बी कॉल्ड ऑफ, यानी कि इंडियंस के द्वारा जो सिविल डिसओबीडियंस एक्ट हो रहा है इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। एंड सेकेंड इज ऑल प्रिजनर्स रिलीज्ड। तो जो भी दांडी मार्च के दौरान लोगों को प्रिजन किया गया था, जेल में डाल दिया गया था, उनको रिलीज कर दिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स। एंड अलॉन्ग विद दैट जो कोस्ट पे रह रहे लोग हैं उनको सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने की परमिशन मिलेगी, उनको अलाउ किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट बात करें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो ये हुई थी दिसंबर 1931 में इन लंदन। एंड यहाँ पर गांधी जी ने बोला था कि उनकी जो पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो ही पूरे नेशन को सिंबलाइज करती है, रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इनकी इस बात को अपोज किया गया था 3 पार्टीज के द्वारा,
विच वर मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि जो मुस्लिम लीग है वो इंडिया के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है, कांग्रेस नहीं करती है। सेकेंड वन इज कि प्रिंसेस के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है उनके एरियाज में। एंड थर्ड इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने बोला था कि दलित्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। तो यहाँ पर जो है गांधी जी को तीन पार्टीज के द्वारा अपोज किया गया है इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये हुई थी 1932 में, जिसमें कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड इसी कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर एक एक्ट को पास किया जाता है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, नेक्स्ट इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन हुए थे 1937 में ऑन द बेसिस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी, यानी कि हर किसी को वोट करने की परमिशन नहीं थी, ओनली लिमिटेड पीपल कुड वोट। एंड इस इलेक्शन में कांग्रेस जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव जीत पाती है, जहां पर 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस हैड कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उस टाइम पीरियड पे 11 स्टेट्स हुआ करते थे जिनमें से 8 स्टेट्स में कांग्रेस की जीत होती है, जो कि ब्रिटिश गवर्नर के सुपरविजन में काम किया करते थे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिप्स मिशन, जो कि आया था 1942 में। तो 1942 में जो विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को इंडिया में भेजा था कि वो गांधी जी को परसुएट करे, उनको मनाए कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका सपोर्ट करे इंडियंस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि चल रहा था 1939 से 45 के टाइम पे। ठीक है, तो क्योंकि सर स्टेफर्ड क्रिप्स आते हैं इंडिया में इस मिशन को लेकर, इसीलिए इसका नेम पड़ा है क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स की डिमांड थी कि जो इंडियंस है वो उनका सपोर्ट करें इन दी वॉर। इसके रिस्पॉन्स में जो कांग्रेस लीडर्स थे, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने इंसिस्ट किया कि उससे पहले वाइसरॉय को हमारे भी 2 काम करने पड़ेंगे, 2 डिमांड्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। फर्स्ट वॉज कि उनको अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ डिफेंस मेंबर एक इंडियन को अपॉइंट करना होगा, एंड सेकेंड दे हैव टू प्रॉमिस कि आफ्टर द वॉर वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो ये चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड इसी के साथ में ये जो मिशन है ये फेल हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्विट इंडिया। तो महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट को लॉन्च किया था, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। तो इस मूवमेंट के दौरान जो गांधी जी थे उनको जेल में डाल दिया जाता है, वो अरेस्टेड होते हैं, एंड साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। बट इससे पहले ही गांधी जी ने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कंट्री में कि किस तरह से इस मूवमेंट को फंक्शन आउट करना है। तो यंगर एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस मूवमेंट में। तो जो यंगर एक्टिविस्ट थे उन्होंने जगह जगह पर स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया, एंड साथ ही जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि ब्रिजेस का होना, रेलवे स्टेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय करने लगे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेवेल प्लान 1945। तो 1945 में जो वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने डिसाइड किया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट करी जानी चाहिए। एंड 1946 में फ्रेश इलेक्शंस होते हैं टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, जिसमें जो कि जनरल कैटेगरी की सीट्स थी उनको कांग्रेस जीतती है, एंड वहीं पर जो रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स थी उनको मुस्लिम लीग जीत जाती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आई थी इंडिया में, एंड इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स का कहना था कि जो कांग्रेस है और लीग को एग्री कराना था ऑन द फेडरल सिस्टम, यानी कि हम इंडिया में जो है फेडरल सिस्टम को इस्टेब्लिश करेंगे, एंड जिसकी वजह से जो इंडिया है वो एक साथ रहेगी, यानी कि जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है वो साथ में रहेगी। एंड इसी के साथ इन्होंने बोला था कि जो प्रोविंसेस है उनको एक डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी जाएगी, यानी कि जो मुस्लिम लीग है उनको जो है अपने प्रोविंसेस में थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा दी जाएगी, जिससे जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही खुश रहेंगे, बिकॉज कांग्रेस चाहती थी यूनाइटेड इंडिया, एंड साथ ही जो मुस्लिम लीग है वो एक पावर चाहती थी। ठीक है, तो दोनों ही खुश रहेंगे। बट ये जो मिशन है ये फेल हो जाता है बिकॉज मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड वो अपने पाकिस्तान की डिमांड को कंटिन्यू रखती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट डायरेक्ट एक्शन डे। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ही कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे, जहां पर उन्होंने लीग की डिमांड को प्रेस किया था फॉर पाकिस्तान। ओके, और डेजिग्नेटेड डे 16 अगस्त 1946 को हमको कलकत्ता में एक रायट देखने को मिलता है, एक ब्लडी रायट देखने को मिलता है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में ये रायट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट माउंटबेटन प्लान 1947। तो फरवरी 1947 में जो वेवेल वाइसरॉय थे उनको रिप्लेस कर दिया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, एंड जो लॉर्ड माउंटबेटन है उन्होंने एक लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स को बुलाया, यानी कि एक बार लास्ट टाइम उन्होंने बात करने के लिए लोगों को बुलाया, एंड वहां पर वो अनाउंस करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया को फ्री किया जाएगा, एंड साथ ही इसको डिवाइड भी किया जाएगा।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द लास्ट हीरोइक डेज। तो इस टॉपिक में हमको महात्मा गांधी की लाइफ के लास्ट की डेज के बारे में बता रखा है। ओके तो महात्मा गांधी जो है इंडियन इंडिपेंडेंस की जो फेस्टिविटीज़ हो रही थी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था, फेस्टिवल मनाया जा रहा था ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वहाँ पर महात्मा गांधी नहीं थे बल्कि वो थे कलकत्ता में। एंड वहाँ पर वो 24 आवर्स फास्टिंग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर कलकत्ता में जो है काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा था हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। एंड इसी को देखते हुए वो 24 आवर्स फास्ट करते हैं। ओके लेकिन उनका ये कहना था भले ही पाकिस्तान में कुछ भी सिचुएशन हो बट इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट। मीन्स इंडिया में कोई एक पावर जो है डोमिनेटिंग नहीं होगी, हर एक के पास में इक्वल राइट्स होंगे, साथ ही ये सेक्युलर स्टेट होगा यानी कि यहाँ पर हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए। ओके ना नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट एंड ऑफ गांधीज लाइफ। तो 30 जनवरी की इवनिंग को जब गांधी जी अपनी डेली प्रेयर मीटिंग पर थे तब उनको एक यंग मैन के द्वारा शूट किया जाता है हु वॉज नाथूराम गोडसे। एंड यहीं पर जो है गांधी जी की डेथ हो जाती है। एंड इस तरह से इनका जो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल था वो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज नोइंग गांधी। तो इस टॉपिक में हमको उन सोर्सेज के बारे में बता रखा है जिससे हमको गांधी जी की पर्सनैलिटी, उनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल के बारे में पता चलता है। ओके तो जिसमें सबसे पहला सोर्स आ जाएगा पब्लिक वॉइसेस, यानी कि स्पीचेस के द्वारा हमको पता चलता है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी रही होगी। यानी कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था उस टाइम पीरियड पे काफ़ी सारी स्पीचेस दी गई थी गांधी जी के द्वारा, तो उससे हमको पता चलता है उनके बारे में। सेकेंडली फ्रॉम प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, यानी कि लेटर्स, है ना, तो उस टाइम पीरियड पे जो भी लेटर्स लिखे थे गांधी जी ने किसी को भी, तो उनसे भी हमको पता चलता है कि किस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी थी। थर्ड इज ऑटोबायोग्राफीज। तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफीज से हमको उनकी पर्सनैलिटी, उनकी स्ट्रगल के बारे में पता चलता है। फोर्थ इज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और पुलिस रिपोर्ट्स। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान कई बार जो है गांधी जी को जेल जाना पड़ा था, तो जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हुए थे उस टाइम पे, पुलिस रिपोर्ट्स लिखी गई थी, उनसे भी हमको गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। तो न्यूज़पेपर्स में भी उनके बारे में प्रिंट किया जाता था, पब्लिश किया जाता था। तो इन चीज़ों से भी हमको गांधी जी की लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड यहाँ पर जो है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद एनी अदर इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।